हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्लास में। तो आ जाइए, फटाफट से हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी 12th क्लास हिंदी, और हिंदी में हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है। 3rd चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कुंवर नारायण जी को। और कुंवर नारायण जी को हमने लेक्चर नंबर 1 में जीवन परिचय के रूप में पढ़ा था, और लेक्चर नंबर 2 के रूप में हमने क्या पढ़ा था, उनकी जो पहली कविता है कविता के बहाने, उसकी सप्रसंग व्याख्या हम कर चुके हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी कविता का नाम है बात सीधी थी पर, जिसकी सप्रसंग व्याख्या आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया सभी को कि हम आज क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारी क्लास जो है लेक्चर नंबर 3 के रूप में। और कविता है हमारी बात सीधी थी पर, क्योंकि कविता के बहाने कविता को हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है अच्छे से कौन कौन से बहाने थे। कविता फूलों के बहाने, कविता किसके पंखों के बहाने, चिड़िया के बहाने, सॉरी, कविता बच्चे के बहाने। तो तीनों प्रकारों के माध्यम से बताया था कि कविता का खिलना क्या है, कविता का हंसना क्या है, कविता का उड़ना क्या है। ऐसे सारी चीजें अलग अलग बताई थी। और आज हम यहाँ पर पढ़ रहे बात सीधी थी पर। तो उनकी 2 कविताएं कौन कौन सी थी? पहली तो थी कविता के बहाने, और ये कौन से काव्य संग्रह से ली गई थी बच्चों? इन दिनों ये ली गई थी कुंवर नारायण जी के इन दिनों काव्य संग्रह से। इन दिनों काव्य संग्रह से कविता ली गई थी। कौन सी? कविता के बहाने। ठीक है, अब दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर। ठीक है, बात सीधी थी पर, देखिए, ठीक है, ये ली गई थी कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखनी है कि उनकी 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई थी, उनका कलेक्शन था, उस कलेक्शन में से एक कविता ली है। और दूसरा कलेक्शन था उनका कोई दूसरा नहीं, और उसमें से ली है बात सीधी थी पर। अब ये बात सीधी थी पर जो कविता है वो किस तरह की कविता है कि एक बार क्या होता है कि कवि कुछ कहना चाहता है, ठीक है, कोई बात प्रस्तुत करना चाहता है, उसके लिए वो सोच रहे हैं, कवि ऐसे सोच रहे हैं कि मैं इस तरह से शब्दों का संयोजन करूं या शब्दों को ऐसे क्रम में रखूं कि बात ना चमत्कारित हो जाए और सब आकर्षित हो जाए। अब इस चीज की वजह से, इस आकर्षण की वजह से या चमत्कारितपूर्ण भाषा को करने की वजह से जो भाषा थी ना वो भाषा भी नहीं रह पाई। जो कथन वो कह रहे थे वो कथन, उस कथन का अर्थ ही साबित नहीं हो पाया। मतलब भाषा के चक्कर में, व्याकरण के चक्कर में शब्दों को उलट पुलट करके सब तरह से देख लिया, लेकिन कवि की जो बात है, वो कहने का जो तरीका था वो पूरा उलट पुलट हो गया, और जिस अर्थ के माध्यम से वो बात कहना चाह रहे थे वो बात पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि भाषा के चक्कर में पड़कर उस बात का पूरा अर्थ ही समाप्त हो गया। एक वाकया और रहता है हमारे जीवन में भी। हम कभी कभी क्या करते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, हम बोलते हैं कुछ और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। वो क्यों? क्योंकि हम भाषा के चक्कर में शब्दों का हेर फेर कर लेते हैं। शब्दों के स्थान को बदलते ही जो पंक्ति है उस पंक्ति का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए भाषा के चक्कर में न पड़ के हमको जैसी सीधी सरल भाषा आती है उसी भाषा के माध्यम से हमें हमारी बात है वो व्यक्त करनी चाहिए। तो यहाँ हम इसी तरह की एक कविता पढ़ेंगे। बात सीधी थी पर, लेकिन वो भाषा के चक्कर में टेढ़ी हो गई। सीधी सादी भाषा थी, सरल सादगी से कहने वाली थी, लेकिन भाषाई चमत्कार करने के लिए हम सोच रहे थे हम ऐसे वाक्य बोले जिससे चमत्कार हो जाए, एकदम अच्छी सी आकर्षित भाषा हो जाए। तो बात चमत्कारपूर्ण बनाने के चलते 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 वो क्या हो गई, सीधी बात अचानक से टेढ़ी मेढ़ी हो गई, और भाषाई चक्कर से उसका अर्थ भी समाप्त हो गया है। तो यहाँ इसी को पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा शब्दार्थ नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है, सरल भाषा में लिखा गया है। बस इसकी व्याख्या करनी है और प्रसंग लिखना आपको। बात सीधी थी पर एक बार, बिल्कुल कहानी की तरह देखिएगा, कुछ भी ऐसा खड़ी बोली, साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग नहीं करा है, बिल्कुल सीधी सरल भाषा, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करा है। ठीक है, कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में
भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलट पलट, जब हम उस चमत्कारपूर्ण भाषा को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस बात को हम समझना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करा, शब्दों का स्थान बदल दिया। भाई हम क्या करते हैं, मैं को इधर रख लेते, के को इधर रख लेते हैं, उसको उधर रख लेते, उसको इधर रख लेते, कोई सेंटेंस इधर उधर हुआ और वो जो भाषा थी वो कैसी हो गई, उलट पुलट हो गई। सीधी सादी बात को हम सीधे सारे तरीके से अगर कह देते तो आई होप ये समझ में आ जाता, सभी को समझ में आ जाता। लेकिन कवि तो चाहते थे मेरी भाषा जो है वो कैसी, मेरी जो बात है वो कैसी हो जाए, चमत्कार पूर्ण हो जाए। तो चमत्कृत करने के लिए, चमत्कार करने के लिए उन्होंने भाषा को थोड़ा सा तोड़ा मोड़ा, पलटा, लेकिन भाषा उलझ गई। आगे देखिए, तोड़ा मरोड़ा, मैंने भाषा को तोड़ा और मरोड़ा मतलब कि इधर के शब्द इधर रखे, इधर के शब्द इधर रखे, उधर दूसरा रखा, फिर इधर उसकी जगह वो रखा। तोड़ा मरोड़ने का मतलब ये नहीं है ऐसे तोड़ना है और मरोड़ना है, ऐसे वाला भाव नहीं है। यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है भाषा जिसको आप तोड़ मरोड़ कर रहे हो। शब्दों के हेर फेर को भी तोड़ना मरोड़ना ही कहते हैं, ठीक है ना। तो तोड़ा मरोड़ा और घुमाया फिराया, थोड़ा इधर लाया थोड़ा उधर लाया, है ना, इसको हटा दिया उसको हटा दिया, उसकी जगह दूसरे शब्द रख दिए, फिर वो दूसरे शब्द फिट नहीं हुए, फिर तीसरा रख दिया, फिर कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया। ऐसे भाषा के चक्कर में पड़ रहे थे कवि। सोचिए समझिए थोड़ा कि तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, कि बात या तो बने, कि या तो बात बन जाए कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आसानी से समझ में आ जाए, या फिर भाषा से बाहर आ जाए। या तो बात पूरी तरह से बन जाए या फिर भाषा से पूरी तरह से बाहर आ जाए और फिर मैं अपनी सीधी सरल बात फिर से कह दूं। लेकिन कवि तो उलझ चुके थे भाषाई चक्कर में। उन्होंने भाई कोई बात कह तो डाली लेकिन उलझ गए, मैं क्या कहने वाला था या मैं क्या कहने के लिए लिख रहा था, कौन से शब्द मुझे कहाँ रखने हैं, कौन सी व्याकरण के कौन से भाग रखने हैं, या कौन सी भाषा का प्रयोग करना है, इसमें कौन सा शब्द फिट होगा, यहाँ पर मुझे कौन सी विभक्ति लगानी है, सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा यानी कि उलझी हुई हो गई, पेचीदा होती चली गई, कि और भी ज्यादा वो उलझी हुई सी लग गई। अगर मैं भाषा को इधर उधर तोड़ मरोड़ के और घुमा फिरा के मैं भाषा को फिट करना चाह रहा था, लेकिन वो फिट तो हो ही नहीं, और भी भाषा बात बनने की जगह और भी पेचीदा हो गई, और भी ज्यादा उलझ गई। अब देखिए बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह की कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी है। हो गया। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा दुरू हो जाती है। दुरू का मतलब न समझने योग्य हो जाती है, कठिन हो जाती है। दुरू का मतलब क्या होता है? कठिन हो जाती है। कि भाषा के चक्कर में, चमत्कार के चक्कर में हम उस भाषा को, उस वाक्य को और ज़्यादा कठिन कर देते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है। अब देखिए हम करते हैं इसकी सब प्रसंग तो हमने कर लिया है, अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या में देखिए कवि क्या कहते हैं। अब स्पष्ट रूप से आपको लिखना कैसे है। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज यानी कि आसान तरीके से, बिल्कुल एकदम कभी कठिनाई हो ही नहीं रही है, सहज रूप से अभिव्यक्त यानी कि बताना या स्पष्ट करना, ठीक है, बताना या स्पष्ट करना चाहता था। कि कवि अपने मन के भावों को, जो उनके मन में जो भाव है, उन भावों को शब्दबद्ध करके और स्पष्ट करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, लोगों के सामने व्यक्त करना चाह रहा था। लेकिन भाषाई चक्कर में वो बात कैसी हो गई? उलझ गई और पेचीदा हो गई, कि और भी ज़्यादा उलझी सी हो गई। परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा।
और कवि ने सोचा कि भाई समाज तो ऐसा सीधा साधा है नहीं, अगर मैं सीधी सादी पंक्तियों में कह दूंगा तो मुझे कवि कौन कहेगा, फिर ये समाज मुझे कवि कहेगा ही नहीं, और मैं तो कविता लिख रहा हूँ तो कविता है, जो लिखने वाला तो कवि कहलाता है। तो मेरी जो रचना है वो कविता कब साबित होगी, जब उसमें चमत्कार पूर्ण अंश रखे जाएंगे, जब उसमें चमत्कारिता आ जाएगी। तो चमत्कारिता यानी कि चमत्कार करने के चक्कर में कवि भाषा को फेरबदल करते हैं और वो और भी ज्यादा उलझी सी नजर आने लग जाती है। कि परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। कि भाव क्या थे, भाषा के चक्कर में जो भाव व्यक्त करना चाह रहे थे ना, वो सभी कुछ समाप्त हो गया, केवल और केवल भाषा सौंदर्य निकल कर आ गया है। भाषा सौंदर्य मतलब उसमें व्याकरण सही थी, सब कुछ सही था, लेकिन कभी जो बात व्यक्त करना चाह रहे थे वो व्यक्त हुई नहीं, वो तो अपने भावों को बताना चाह रहे थे, और यहाँ तो केवल और केवल विचार आ गए हैं, वो उनके मन की बातें आ गई है, विचार प्रधान तत्व आ गए हैं, तो ये एक गद्य की विधा में आ जाता है। तो लेकिन भावों को अगर व्यक्त कर देते हैं तो वो काव्य की श्रेणी में आता है। तो कवि अपने जो मन के भाव थे उसको कविता के रूप में व्यक्त करना चाह रहे थे, लेकिन भाषा के चक्कर में वो ऐसी वैसी मतलब उलझ कर रह गए। आगे देखिए, कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए, जो भी उनकी मूल बात थी, जो मेन बात थी, उस बात को कहने के लिए शब्दों को, वाक्यांशों को, वाक्य आदि को बदला। कोई सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में एक शब्द यहाँ लिखा है, एक शब्द यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, एक यहाँ लिखा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ ले आया, इसको यहाँ लेकर आए, इसको यहाँ लाए, इधर उधर कर लिया। अब इधर उधर करने के बाद में उनको लगा कि ये तो कुछ बोलने यानी जो मैं बात व्यक्त करना चाहता हूँ वो बात तो स्पष्ट हो ही नहीं रही है कि मैं क्या व्यक्त करना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस वाक्य को भाषाई आधार पर शुद्ध लिखना चाह रहा था। अब शुद्धिकरण के माध्यम से तो ये भाषा, ये जो वाक्य था पूरा का पूरा बेकार सा हो गया है, इसमें कुछ समझ में आने वाली बात है ही नहीं जो मेरे भावों को व्यक्त करती हूँ। तो कवि की भी यही दुविधा थी कि भाषाई चक्कर में पढ़कर वो अपने भावों को जब व्यक्त करने लगे तो वे भाव व्यक्त नहीं हो गए और वो भाषा कैसी उलझी हुई सी नजर आ गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए, मेरे मन के अंदर जो मूल भाव थे उसको कहने के लिए कभी शब्दों को, कभी वाक्यांशों को और कभी वाक्यों को आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बन जाए, या तो इस कोशिश से उसका काम बन जाए, या फिर वह भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो सके। परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल होता गया। कथ्य का मतलब होता है जो कहना है। कथ्य का मतलब होता है कथानक। कथानक यानी कि जिसे कहा गया, ठीक है, जिस बात को कहा गया है वो कथ्य है। कि जो बात मैं कहना चाह रहा था वो बात ही नहीं रही है, भाषाई आधार पर वो उलझ कर रह गई है। तो क्लियर हो गया कि कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्य आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की कि या तो इस प्रयोग से उसका काम बन जाए या फिर वह भाषा के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो जाए। परंतु कवि को कोई भी सफलता नहीं मिली, न तो उसका काम बना, न उसको उसकी जो भाषा है वो जंजाल से मुक्त हो पाई, क्योंकि पेचीदा हो गई थी। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल हो गया, यानी कि जो कहानी थी, जो कथानक था वो भी कठिन हो गया, जो समझने योग्य बात थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सप्रसंग व्याख्या। अब करते हैं हम विशेष। कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। कटाक्ष का मतलब क्या होता है? व्यंग किया है। ठीक है, भाषा सरल, सहज, साहित्यिक, खड़ी बोली है। काव्यांश रचना मुक्त छंद में है। खड़ी बोली तो है, लेकिन कौन सी है? सहज, सरल, संस्कृत निष्ठ नहीं है, सहज और सरल खड़ी बोली है। वाक्यांश जो रचना है, काव्यांश की जो रचना है वो मुक्तक छंद में करिए, किसी छंदों में छंदबद्ध रचना नहीं है ये। टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना, ये मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। और साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब भी साथ साथ आता है या धीरे धीरे आता है, धीरे, ठीक है, या कभी कभी, कभी कभी,
तो ये क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश, फिर से वही शब्द लौट कर आया, पुनरुक्ति प्रकाश। चलिए अब करते हैं हमारा दूसरा पदांश। वही कविता है, बात सीधी थी पर लेकिन भाषा के चक्कर में उलझ गई और टेढ़ी मेढ़ी हो गई, पेचीदा हो गई, जंजाल में फंस गई, जिसको अब कवि कैसे जैसे तैसे करके निकालने की कोशिश करेंगे और उस बात को समझाने का प्रयत्न करेंगे, कैसे शब्दों को ठीक करते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, जो भी मुश्किल हो गई थी, पेचीदा हो गई, उलझ गई, अब जो उलझाव आ गया है वो एक तरह की मुसीबत आ गई है कवि के मन में। मन मस्तिष्क में सोच में पड़ गया कि मैं इन शब्दों को कैसे लिखूं, कैसे व्यक्त करूं, पाठक आसानी से समझ में आए, छोटी सी पंक्ति में बड़ा सा भाव कैसे व्यक्त करूं। ठीक है, तो सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय, पेच नहीं है ये पेच है, पेच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। बेहतर का मतलब ऐसे आप किसी बोल्ट को ऐसे ऐसे कसते हो ना, आप पेचकस लेते हो और उससे ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है, टूल आता है, उस टूल से आप जैसे कभी कोई बोल्ट लगाना है, जैसे यहाँ पर लगाना है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर एक कील पेच डालोगे, उसके बाद में उसको इस तरह से कसोगे। तो वही बात यहाँ पर कवि बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि सारी मुश्किल जो थी उसको मैंने समझा नहीं, समझा बुझा तो नहीं, बस सीधा मैं उसको फिट करने में लगा रहा। और फिर फिट करने के चक्कर में क्या हुआ कि मैं पेज को खोलने की बजाय, मुझे पेज खोलना था, मुझे उन चीज़ों को अलग करना था जो भाषा को दुरूह बना रही थी, जो बात को कठिन बना रही थी, बात को पेचीदा बना दिया था, उन शब्दों को मुझे अलग करना था। लेकिन उनको अलग करने की बजाय मैं तो उसे और बेहतर और अच्छे से ज़्यादा कसता गया, वहीं इधर उधर फिट करने की कोशिश करता गया। शब्दों को हटाया नहीं मैंने क्या करा, उन शब्दों को फिर से वहीं पर ही कोशिश कर रहा था कसने की, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशबीन कौन होते हैं, तमाशा देखने वाले, यानी कि जो इनके श्रोतागण थे, आप श्रोतागण बोल सकते हो, श्रोतागण। ठीक है, क्योंकि वो क्यों कसते चले जा रहे थे, वो कविता बोल रहे हैं लेकिन भाषा के चक्कर में उनको खुद को ही नहीं पता मेरी कविता का क्या हाल हो रहा है, और वे खोलने की बजाय, उन शब्दों को हटाने की बजाय उन शब्दों को वहीं पर उधर उधर फिट करते जा रहे हैं। वो सोच रहे कि मैंने जो पंक्ति लिखी है, उस पंक्ति में जो भी शब्द लिखे हैं वो शब्द यथावत बने रहे, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं उन शब्दों को नहीं हटाऊंगा। कभी कभी क्या होता है, एक शब्द या एक विभक्ति सूचक चिन्ह होते हैं, उनको हटाने से पूरा वाक्यांश अच्छे से समझ में आ जाता है, और कई बार क्या होता है, उनकी अति होने से पूरे वाक्यांश पेचीदा हो जाता है, न समझने योग्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें उन चीज़ों को हटा देना चाहिए। लेकिन कवि क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो तमाशबीन है, श्रोतागण है, जो कविता को सुन रहे हैं, अब वे शाबाशी दे रहे, वाह वाह भाई, वाह वाह, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता है। अब उन्होंने शाबाशी दे दी, इसका मतलब इसमें से एक भी चिन्ह नहीं हटेगा। तो कवि वहाँ कुछ भी हटाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उस पेज को, उस भाषा के तत्व को वहीं फिट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इस कर्तव्य पर, क्योंकि उन्होंने जो ये काव्य रचना करी है, ये शब्दबद्ध रचना करी है, जो कवि को समझ में नहीं आ रही है, कवि को लगता है कि ये उलझाव में आ गई है, लेकिन फिर भी जो श्रोतागण हैं उनके शब्द जब सुनाई देते हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तो कवि उस चीज़ को वहीं फिट करने में लग जाता है। आगे देखिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह की कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी है, और इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया है कि चमत्कार के चक्कर में भाषा कैसे दुरूह और अप्रभावी हो जाती है। ठीक है, ये आपको प्रसंग लिखना है। अब करते हैं हम इसकी व्याख्या। तो कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई थी, पेचीदा यानी कि जंजाल में फंस गई थी, दुरूह हो गई थी, कठिन हो गई थी, तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। कि कवि कह रहे कि मैंने मेरी जो भाषा को बताने की या मेरे भावों को अभिव्यक्त करने का जो तरीका था, उसको मैंने ध्यान से समझा ही नहीं, कोशिश ही नहीं करी कि मुझे शब्द कहाँ पर और किस तरह से भाषा का प्रयोग कैसे करना है, मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की, ये मेरी गलती थी। कवि कहते हैं कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा, हल ढूंढने की बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंस गया।
हल तो ढूंढा नहीं, कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा था, कवि को ढूंढते भी कैसे। हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम कोई बात कह रहे हैं लेकिन किस तरह से व्यक्त करें, वो शब्द निकल कर नहीं आते हैं, और कभी कभी व्यक्त भी कर देते हैं जल्दबाजी में, तो सामने वाला है वो समझ नहीं पाता है, हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पाते। तो आपको पता है कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है उनको समझाने के लिए, कितने इलस्ट्रेशन देने होते हैं, कितने उदाहरण देने होते हैं, हमें कितने दृष्टांत देने पड़ते हैं, जब जाके वो बात उसको समझ में आती है। तो ये क्या होता है, भाषा के चक्कर में बात उलझ जाती है, फंस जाती है। तो ये कवि और ये ऐसे महान लोग ही होते हैं जो अपनी बातों को आसानी से अभिव्यक्त कर देते हैं और पाठक उसको आसानी से समझ में आ जाता है। बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता गया, और कभी कभी क्या होता है बच्चों, देखिए ये एक होल है, अब यहाँ पर मैंने एक पेच लगाया, इस तरह से पेच फिट किया, पेच भी ऐसा ही होता है, और ऐसे राउंड 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 ऐसे होती है, ठीक है। अब अगर ये सीधा सीधा जा रहा है, आप यहाँ से इसको कसते जाओगे, ऐसे ऐसे कसते जाओगे तो सीधा सीधा जाएगा, अगर सीधा है तो। अब मान लीजिए यहाँ पर ये होल है और ये जो पेच है वो थोड़ा सा ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, अब ये टेढ़ा हो गया है। अब आप इसको कसोगे तो ये यहाँ थोड़ी ना जाएगा, ये तो इस साइड जाएगा, ठीक है, इस साइड जाएगा। तो ऐसे ही जब शब्द हम टेढ़े मेढ़े रख देते हैं, जो शब्द नहीं रखने होते वो रखने होते हैं, तो उनका अर्थ कुछ और ही जाता है, सीधा सरल अर्थ थोड़ा ना निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो कवि क्या करते हैं, उस बात को वहीं पर ठोक पीट काट के हम क्या करते हैं कि अब ये टेढ़ी जा रही है तो हम क्या करें, अब ये क्या जा रहा है यार, तो हम हथौड़ी लेंगे और थोड़ी से जोर से ठोक देंगे और इधर ये फिट हो जाएगी, बस जैसे तैसे फिट हो गई। लेकिन जिस कड़ी से, जिस ऐसी ये रिंग से वो जाती और वो फिर फिट होती, उसकी बात अलग होती है, और हमने उसको ठोक के जोर से फिर सीधा डाला है तो उसकी बात अलग है, दोनों का प्रभाव अलग पड़ता है। तो ऐसे ही बात का पेच खुलने के स्थान पर अगर हम पेच को खोल कर और फिर बाद में अच्छे से कसते, यानी कि बातों में शब्दों को हटाकर और फिर दूसरे अच्छे शब्दों को रखने की कोशिश करते, तब तो बात अच्छी हो जाती। लेकिन यहाँ तो क्या किया कवि ने, स्थान पर टेढ़ा होता गया और भी बात टेढ़ी होती गई, चलती गई चलती गई चलती गई। कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया, अनुचित यानी कि जैसे नहीं फिट करना था ऐसे फिट करता हुआ चला गया। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, शब्द जो प्रयोग कर रहे थे कवि ने, तो कवि के शब्दों से प्रोत्साहन दे रहे थे, वाह वाही कर रहे थे, उनकी तालियां बजा रहे थे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। किसकी? कवि की। जो दर्शक लोग हैं वो कवि की प्रशंसा कर रहे थे, इसलिए कवि को लगा कि भाई सब सही है। तो वो अपने भाषा की, अपनी जो बात व्यक्त की है उसमें से एक भी शब्द हटाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए बात उलझी हुई सी लग गई थी। विशेष देखिए, कवि धैर्यपूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहे हैं कि कोई भी काम हम करें तो धैर्यता से करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा लेट होगा लेकिन अच्छा होगा। दूसरी बात है, वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया है। अब आपको याद हो गया होगा कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है। पेच कसने के बिंब से कवि का कथ्य प्रभावी बना हुआ है। पेच कसने, अब पेच कसने के उदाहरण के माध्यम से कवि बता रहे हैं तो काफी प्रभावशीलता उनके वाक्य में आ गई है। कविता और भी अच्छी, सुंदर, यानी कि बिंब प्रदान हो गई है। बिंब क्या दिया है कि पेच कसा है, यानी कि पेच कसने के माध्यम से भाषा को फिट कैसे करा है ये बात बताइए, तो बिंब प्रस्तुत किए है। चौथी बात आ रही है बेहतर में विशेषण सटीक है। बेहतर बहुत अच्छा विशेषण है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। लोकप्रिय उर्दू शब्दों बेहतर, कर्तव्य, तमाशबीन, साफ आदि का प्रयोग किया गया है और मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारे लास्ट पद्यांश की तरफ, पद्यांश नंबर 3, और ये फिर ये कविता भी खत्म हो जाएगी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कह रहे हैं कि वही हुआ, मैंने उस जो बात थी ना, जो शब्द थे उसको जैसे तैसे तोड़ मड़ोड़ करके पेज को कस दिया। जब टेढ़ा जा रहा था तो मैंने टेढ़ा ही कस दिया, यानी कि शब्दों को कहीं ना कहीं फिट करने की मैंने कोशिश करी दी। ठीक है, जोर जबरदस्ती से मैंने शब्द रख लिए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था कि मैंने जोर जबरदस्ती से बात की, चूड़ी मर गई। चूड़ी मरना क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये होल एक, अब इसमें क्या हुआ है, एक कील आप डाल रहे हो और ऐसे ऐसे ऐसी कील होती है, ये चूड़ी होती है। ये क्या होती है, ऐसी जो राउंड 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 जो होती है ना, ये ऐसी, इसको क्या बोलते हैं, चूड़ी। ठीक है,
तो पहले तो एक ड्रिल मशीन से, चाहे आप पत्थर पर कर रहे हो, चाहे आप लकड़ी पर कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज़ में आप होल कर रहे हो, दीवार में कर रहे हो, सीमेंट में कर रहे हो, आप ड्रिल मशीन से जो ड्रिल होती है उससे क्या करोगे, ऐसे चूड़ी नुमा एक होल बनाओगे, वो भी चूड़ी नुमा ही होल होगा। उस चूड़ी नुमा होल में चूड़ी नुमा कील फिट करने की कोशिश करोगे, तब वो कील धीरे धीरे ऐसे कसी जाएगी। अगर आपने होल को चूड़ी नुमा नहीं बनाया है तो आपकी जो चूड़ी है वो भी नहीं कसी जाएगी। वो कैसे बोल्ट कैसे आगे जाएगा, उसको जगह ही नहीं मिली। तो जगह मिलने के लिए उसको ड्रिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसी बात यहाँ पर बता रहे कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने जब ठोक दी, मैंने जब स्कूल कील को जोर से ठोक पीट के वहीं फिट कर दिया, तो जो उसकी चूड़ी थी ना, कील की चूड़ी तो नहीं मरी, लेकिन जिस होल मैंने ये होल किया था दीवार में और ये चूड़ी नुमा होल हुआ था, ये जो हमारी कील होती है इसकी चूड़ी से इसका पूरा होल खत्म हो गए, यानी कि पूरी जो चूड़ी थी वो मर गई, वो खत्म हो गई है और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब वो जो सेंटेंस में इधर उधर हमने रखा हुआ था वो इधर उधर शब्द बात पूरी खत्म हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक। मैंने जोर से ठोक दिया, ऊपर से तो बिल्कुल सही था, लेकिन अंदर से उसकी चूड़ी यानी कि उसके जो कथ्य था, कहने के जो भाव थे, वो भाव सारे के सारे समाप्त हो गए। आगे देखिए बच्चों, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था, कसाव यानी कि आप और कस नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं कस पा रहे थे? क्योंकि आपने उसको ठोक दिया। अब जब आप ठोक दोगे तो आप कस नहीं पाओगे, अगर आप कस रहे हो तो कसते ही चले जाओगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा करके थोड़ा सा देख लेना, तो वो क्या होता है कि जब आप भाव की बात करते हो, कविता के भाव की बात करते हो, तो कविता में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम भाव व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर से हमने कोई भी भाव लाकर फिट कर दिया है, तो बात की चूड़ी मर जाती है। जो बात कहना चाह रहे हैं ना वो बात कह ही नहीं पाते, हम कुछ और ही कह डालते हैं। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, और बात कैसी है कि मैं उसको बताना चाह रहा हूँ ये, लेकिन बात उलझकर मेरे मन में ही आ गई है। और शरारती बच्चा कैसे नटखट होता है, हम बोलते बच्चा यहाँ आ जाओ तो वो आ नहीं रही है, वहाँ चलो नहीं जा रहे, खाना खा लो नहीं खा रहे, अपनी मर्जी से हम जो चाह रहे वो नहीं कर रहे। तो कवि के मन में भी जो उनकी चाह थी कि मैं अपनी बात को कैसे व्यक्त करूँ, वो नहीं हो पा रहा है। बात छोटे बच्चे की तरह शरारत कर रही है और शरारत की वजह से वो अटखेलियाँ कर रही है। मुझे पसीना पहुँचते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कि बात ने स्वयं ने खुद ने ही पूछ लिया कि जब मेरे पसीने छूट गए, जब मैं थक गया कि अब मुझसे भाई जो बात मुझे कहनी है वो समझ में नहीं आ रही है, मैं कैसे कहूँ, तो बात खुद ही बोलती है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से यानी कि सही तरीके से, सहूलियत का मतलब क्या होता है? सही तरीके से बरतना यानी कि प्रयोग करना, प्रयोग करना कभी नहीं सीखा। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा है? क्या तुम नहीं जानते हो कि भाषा को कैसे अभिव्यक्त किया जाता है? भाषा के माध्यम से हमें हमारे भावों को कैसे व्यक्त करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ करते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह की कविता बात सीधी थी पर से ली गई है और इसके रचयिता कुंवर नारायण है। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि चमत्कार के चक्कर में भाषा कैसे दुरूह यानी कि कठिन और अप्रभावी और निष्प्रभावी हो जाती है, जिसका कोई असर नहीं होता है। पढ़ने वाले पर कोई असर नहीं होता है कि वो क्या पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा था लेकिन इसके भाव क्या, भाई भाव कहाँ चले गए, तो वही बात यहाँ बताई गई है। व्याख्या देखिए, कवि अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती है और उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया और वह बनावटीपन में ही खो गई। बनावटीपन यानी कि इधर उधर से जोड़ तोड़ के और फिर भाषा को व्यक्त किया है तो भाव अभिव्यक्ति नहीं हो पाए। अगर काव्य में भावों की अभिव्यक्ति नहीं हुई है बच्चों तो वो कविता कभी नहीं कहलाती है।
किसी भी कोई भी रचना कविता तब कहलाएगी जब भावों की अभिव्यक्ति हुई है, भाव हमें पता चले कि कवि क्या कहना चाह रहा है, उसकी अभिव्यंजना ही समाप्त हो गई कि जो वो बात व्यक्त करना चाह रहे थे वो सारे भाव खत्म हो गए, तो बात की जो चूड़ी है वो मर गई। बात को जो स्पष्ट करना चाह रहे थे वो स्पष्ट था, या बात का जो कथ्य था उस कथ्य को समाप्त कर दिया गया भाषा के चक्कर में पड़कर। ठीक है, अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं छोड़ दिया। जैसे पेच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है, ऐसी ही स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी। कविता तो लग रही थी क्योंकि उसने इस फॉर्म में लिखा था, भाई यहाँ पर तुक का ध्यान रखा था, सबका ध्यान रखा था, लेकिन भावों का ध्यान नहीं रखा। भाई शब्दों में ताकत ही नहीं थी, कविता प्रभावहीन हो गई। और जब वह अपनी बात स्पष्ट न कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा है, कि भाषा सरल, सहज और सुविधा योग्य कैसी होती है, कि पाठक को आसानी से समझ में आ जाए कि एक कवि है, उसने अपने भावों को कैसे अभिव्यक्त किया है, कैसे बताया है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर बताई है। और इसी के साथ हमारी जो कविता है वो खत्म हो गई है। अब देख लेते हैं इसका विशेष। कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग किया है कि कविताओं को जो सजाने संवारने का काम किया जाता है ना, उस सजाने संवारने के चक्कर में हम भाषा के कथ्य को भूल जाते हैं, उसके भाव को भूल जाते हैं कि भाव भी कुछ है। केवल शब्दों का चमत्कार नहीं रखना है, यहाँ पर भावों का चमत्कार भी होना चाहिए। तो ये बाहरी जो आडंबर है उसको हटाने की बात की गई है। बात का मानवीकरण किया गया है, कैसे? शरारती बच्चे की तरह। कवि को पसीना पहुँचते हुए जब कवि थक गया, बात को मतलब कविता तो लिख डाली लेकिन उसमें भाव रखना भूल गया, उससे भाव नहीं रखे गए, तो कविता ने शरारती बच्चे की तरह उससे पूछ लिया। तो शरारती बच्चे की तरह कौन है? कविता। तो ये क्या हुआ है, एक मनुष्य की तरह हरकतें करने वाला जब बताते हैं, मानवीय कृत्य या मानवीय क्रिया करते हुए बताते हैं तो मानवीकरण होता है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार किया है, तो मानवीकरण किया गया है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। कील की तरह, कील के समान, शरारती बच्चे की तरह या शरारती बच्चे के समान, तो जिसमें सम, समान, इस तरह का मतलब क्या हो जाता है? समान। ये भी हो गया समान, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती में क्या है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि ज एक ही वाणी की आवृत्ति जब दो या दो से अधिक बार आती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर भी पसीना पहुँचते, दोनों की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है, तो ये कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। और बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। बात की चूड़ी में क्या है? रूपक अलंकार। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक है। मुक्तक छंद का प्रयोग करा है और काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग करा है, जो सहज और सरल, सुविधाजनक है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया है। मुझे लगता है कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है कि कुछ रह गया है आपके लिए। हमने कविता के तीनों ही पदों को अच्छे से पढ़ लिया है। बात सीधी थी पर कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से लिया गया है, और कविता के बहाने इन दिनों काव्य संग्रह से लिया गया है। तो आज हमारी क्लास में कुंवर नारायण की दोनों ही कविताओं को पढ़ लिया है, सप्रसंग व्याख्या कर ली है, कैसे आपको व्याख्या लिखनी है, कैसे प्रसंग लिखना है, ये भी हमने देख लिया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर से जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।